हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक असंतोष एवं जन आंदोलन। बुशहर रियासत में दूम। जब कभी राजा कोई ऐसा काम करता था या भूमि कर लगाता था जिसको लोग अनुचित या अन्यायपूर्ण समझते थे, तो अपना रोष व विरोध प्रदर्शित करने के लिए गांव को छोड़कर पास के जंगल में चले जाते थे। इसे दूम आंदोलन कहा जाता था। दूम आंदोलनकारियों को तो इससे कष्ट होता ही था, ऐसे आंदोलन से सत्ता भी विचलित हो जाती थी और आंदोलनकारियों की मांग पूरी करने का अविलंब प्रयास करती थी। दूम आंदोलन प्रायः व्यवस्थित और शांतिपूर्वक होता था। सुलह समझौता होने के बाद लोग अपने घरों को वापस आ जाते थे और पुनः अपने व्यवसाय, खेती बाड़ी और दूसरे कार्यों में लग जाते थे। बुशहर रियासत में सन 1859 ईस्वी में दूम आंदोलन हुआ। इसका प्रमुख केंद्र रोहडू का क्षेत्र था। इसके कई कारण थे, परंतु मुख्यतः यह 1854 में संपन्न हुई जमीन की पैमाइश के विरुद्ध था। नूरपुर निवासी तहसीलदार श्यामलाल ने उस समय जमीन का बंदोबस्त किया और नकदी लगान निश्चित की। इससे पहले भूमि उपज के रूप में पैदावार का निश्चित भाग अन्न, घी, तेल, ऊन, भेड़ बकरी आदि प्राचीन प्रथा के अनुसार राज्य को कर के रूप में दिया जाता था। इस आंदोलन का संबंध तत्कालीन राज्य व्यवस्थाओं से भी था। इन्हीं वर्षों में खानदानी वजीरों की प्रथा समाप्त कर दी गई थी। अतः किन्नौर के जो पुआरी वजीर थे, उन्होंने भी इस आंदोलन को तुल दी। मालगुजारी देने के लिए उस समय मुद्रा का भी अभाव रहता था। इस दुम्हा आंदोलन को समाप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था। इसको सुलझाने के लिए पहले शिमला के डिप्टी कमिश्नर विलियम हे और रियासतों के सुपरिटेंडेंट जॉर्ज कार्नेक बैरन्स बुशहर गए और राजा शमशेर सिंह से विचार विमर्श किया। आंदोलनकारियों ने क्या किया, किसानों की 3 मांगे रखी थी इन्होंने। पहली, उस समय की लगान व्यवस्था को समाप्त करना। दूसरी, खानदानी वजीरों को सत्ता सौंपना। और तीसरी, लगान की वसूली परंपरागत ढंग से उपज और वस्तुओं के माध्यम से करना। सुपरिटेंडेंट बारन्स ने आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए तीनों मांगे मान ली और इस प्रकार बुशहर के किसान राजा और अंग्रेजी सरकार से अपनी मांगे मनवाने में सफल हो गए तथा आंदोलन समाप्त हो गया। ठियोग और बेजा में आंदोलन। 1898 ईस्वी में बेजा के जो लोग थे, उन्होंने ठाकुर के विरुद्ध आंदोलन किया और रियासतों के 2 सिपाहियों को बंदी बना लिया। बेजा के शासक उदय चंद ने अंग्रेजी सरकार की सहायता से इस आंदोलन को दबा दिया। आंदोलनकारियों के कुछ नेताओं को भी बंदी बना दिया गया। 1898 ईस्वी में ही ठियोग और जो ठकुराई थी में बंदोबस्त में गड़बड़ी के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया और उन्होंने बेगार देने से इनकार कर दिया। रियासती सरकार ने अंग्रेजी सरकार की सहायता से लोगों को शांत किया। भागल में भूमि आंदोलन। 1897 ईस्वी में भागल रियासत के राजा ध्यान सिंह के समय भी अत्यधिक भूमि लगान के विरोध में 1897 से लेकर 1902 तक लोगों ने आंदोलन चलाया। भूमि लगान में भारी वृद्धि, चरगाहों की कमी और जंगली जानवरों के मारने पर रोक लगाना, जो उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे, के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया। बडोग गांव के ब्राह्मण ने गांव में भारी जलसा किया और वे राजा के पास भी गए। अंग्रेजी सरकार के हस्तक्षेप करने पर रियासती सरकार ने लगान में कमी करके लोगों को शांत किया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। 1905 में भी बाघल रियासत में विद्रोह फैल गया। राजा विक्रम सिंह जब 1904 में गद्दी पर बैठा तो उस समय वह अवयस्क था, इसलिए राज्य का जो प्रबंध था वो मियां मान सिंह के हाथ में था। इस आंदोलन का आरंभ तो राज परिवार के अपने घपले से हुआ था, परंतु बाद में क्षेत्र के सभी कनैत लोगों ने राज्य के प्रतिनिधि शासक और उसके भाइयों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। लोगों ने बड़ा लगान देना बंद कर दिया। राज्य में अशांति फैल गई। अंत में शिमला की पहाड़ी रियासतों के अंग्रेज सुपरिटेंडेंट ने भागल की राजधानी अर्की जाकर इसमें हस्तक्षेप किया और आंदोलनकारियों को न्याय का आश्वासन देकर शांत किया। साथ ही मियां शेर सिंह को कुमारसैन से स्थानांतरित करके काउंसिल का सदस्य बना दिया गया। उसने भूमि बंदोबस्त आरंभ किया और अन्य सुधार करके शांति की स्थापना की। डोडरा कुवार में विद्रोह। 1906 ईस्वी में बुशहर के गढ़वाल के साथ लगते हुए डोडरा कुवार में एक विद्रोह हुआ। इस क्षेत्र का प्रशासन राजा की ओर से किन्नौर के गांव पवारी के वंशानुगत वजीर परिवार के रण बहादुर सिंह को दिया गया था।
उसने राजा के विरुद्ध विद्रोह करके डोडरा कवार को स्वतंत्र बनाकर अपने अधीन करने का प्रयास किया। किसने? राणा रण बहादुर सिंह ने, जो कि क्या था, किन्नौर के गांव पवारी का वंशानुगत वजीर था और शासन उसके हाथ में था। उसने वहाँ की जो राजकीय आय भी बुशहर के खजाने में जमा करनी बंद कर दी। वहाँ के लोगों ने भी उसके समर्थन में बुशहर राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि रण बहादुर उस समय का एक राष्ट्रवादी था। अंत में उसे शिमला पहाड़ी रियासतों के अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर 1906 में पकड़कर शिमला लाया गया और बंदी बना लिया गया। उसने हड़प की गई राजकीय आय को वापस करना स्वीकार कर लिया। वहाँ बीमार होने पर उसे कैद से मुक्त कर दिया गया। उसकी शिमला में ही मृत्यु हो गई। कुनिहार में किसान आंदोलन तथा बेगार के विरुद्ध आंदोलन। 1920 ईस्वी में कुनिहार रियासत के किसानों ने प्रशासन के अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया और लोगों ने राणा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। रियासती सरकार ने अंग्रेजी सरकार थी, उनकी सहायता से इस आंदोलन को दबा दिया और उसे उकसाने वालों को जेल में बंद कर दिया। 1921 ईस्वी में कुनिहार के बाबू काशीराम और कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स ने पहाड़ी रियासतों में बेगार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। 1921 में सत्यानंद स्टोक्स ने बेगार प्रथा के विरुद्ध पहाड़ी रियासतों में आंदोलन चलाया। लोगों में इसके लिए जागृति पैदा करने के लिए उसने कई लेख लिखे तथा स्थान स्थान पर सम्मेलन किए। सन 1921 में स्टोक्स ने बुशहर रियासत की राजधानी रामपुर में भी एक सम्मेलन किया। इसके पश्चात बुशहर के राजा पदम सिंह ने रियासत में बेगार बंद करने का आश्वासन दिया। किस राजा ने? राजा पदम सिंह ने, बुशहर के राजा पदम सिंह ने आश्वासन दिया बेगार बंद करने का। ठियोग आंदोलन। 1926 ईस्वी के अक्टूबर मास में ठियोग ठकुराई में राणा पदमचंद के प्रशासन के विरुद्ध जनता ने आंदोलन किया। इसका नेता उसी का भाई मियाँ खड़क सिंह था, परंतु बाद में वह आंदोलन शिथिल पड़ता गया और खड़क सिंह अपने परिवार सहित खनेटी ठकुराई में जाकर बस गया। 1927 में फिर मियाँ खड़क सिंह ने खनेटी से पुनः इस आंदोलन को चलाया। इस बार इसमें राणा के पुत्र करमचंद और राजमाता ने भी खुले रूप में जनता का साथ दिया। इस आंदोलन को दबाने के लिए राणा ने अंग्रेजी सरकार की सहायता मांगी। अतः डिप्टी कमिश्नर सैलिसबरी ने शिमला में पुलिस ठियोग भेजी। पुलिस ने मियाँ खड़क सिंह को गिरफ्तार कर लिया और लोगों को तितर बितर कर दिया। सुकेत में जन आंदोलन। राजा उग्रसेन, जो कि 1836 से 1876 तक रहा, उसने वजीर नरोत्तम, अपना वजीर किसे रखा था? नरोत्तम को रखा था। और नरोत्तम क्या था? एक बहुत अत्याचारी वजीर था। उसने कुछ ब्राह्मण परिवारों पर दंड लगाया। लोगों ने इसका विरोध किया और उसको गिरफ्तार करने की मांग की, परंतु राजा यह कार्य आगे टालता रहा। राजा का जो पुत्र था, राजा रुद्रसेन, उसने भी क्या किया? वजीर का विरोध किया, वजीर नरोत्तम का विरोध किया। राजा के पुत्र रुद्रसेन ने भी। अंत में राजा ने उसे हटाकर उसके स्थान पर धुंगल को वजीर बना दिया। धुंगल या धंगूल दोनों नाम दिए गए हैं इसके। इसने भी उच्च वर्ग के लोगों से भारी दंड वसूल करने शुरू कर दिए। एक दिन धुंगल जो वजीर है या धंगुल, वो पहाड़ी क्षेत्र पर दौरे पर गया था। वहाँ पर लोगों ने उसे पकड़कर गढ़चबासी, किस जगह पर? गढ़चबासी स्थान पर 12 दिन तक बंदी बनाकर रखा। उसे तभी छोड़ा जब राजा ने उसके छोड़ने के आदेश दिए। राजा ने गढ़चबासी में जाकर लोगों की शिकायतें सुनी। राजा ने धंगुल वजीर के अपराधों को देखकर उसे 20,000 रुपये का जुर्माना किया और 9 महीने कैद की सजा दी। इसके बाद 1878 में जब राजा रुद्रसेन गद्दी पर बैठा तो उसने धुंगल को वजीर बना दिया। तो धुंगल को उसने फिर से वजीर बना दिया। उसने किसानों का भूमि कर बढ़ा दिया। इससे लोगों में असंतोष फैल गया। लोगों ने राजा से न्याय की मांग की, परंतु राजा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इससे वे निराश हो गए और वे आंदोलन पर उतर आए। राजवंश के लोगों ने भी प्रजा का समर्थन किया। राजा ने इन लोगों को रियासत से निकाल दिया। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो जालंधर के कमिश्नर ट्रिमलेटरेट, जालंधर का जो कमिश्नर था ट्रिमलेटरेट, वो सुकेत आया।
उसने सारी स्थिति की जांच पड़ताल की। वजीर धुंगल को निकाल दिया गया और कसोग के आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। लोगों ने प्रशासन से असहयोग आंदोलन की नीति अपनाई। दोबारा जांच करने पर राजा को भी 1879 में गद्दी से हटा दिया गया। आंदोलन का नेता जो था मियाँ शिव सिंह, आंदोलन का नेता मियाँ शिव सिंह कांगड़ा से वापस आ गया। आंदोलनकारियों की मांग पर लगान में कमी कर दी गई। आंदोलन का नेता कौन था? रुद्रसेन के टाइम में मियाँ शिव सिंह। इसके बाद 1924 का सुकेत आंदोलन, तो पहले उग्रसेन के समय हुआ, फिर रुद्रसेन। अब 1924 में सुकेत आंदोलन फिर से होता है। 1924 ईस्वी में सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन के समय 1924 में सुकेत में आंदोलन होता है। जनता से आवश्यकता से अधिक लगान लिया जाता था। बेगार प्रथा बड़े जोरों पर थी। जो बेगार नहीं देता था उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। राजा के नाम से लक्ष्मण दंड कानून चलाया जाता था। 1924 में बेगार, लगान और कर सीमा जब हद से बाहर हो गई तो आम जनता ने भी संघर्ष की राह पकड़ी। इसका नेतृत्व किसने किया था? बनेड़ सुंदरनगर के मियाँ रतन सिंह ने। बनेड़ सुंदरनगर के मियाँ रतन सिंह ने जो राजा लक्ष्मण सेन के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था बनेड़ सुंदरनगर के मियाँ रतन सिंह ने। लोगों ने उसके नेतृत्व में कचहरी का घेराव किया। इस आंदोलन में सुकेत के कई क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। एक लक्ष्मण सेन ने स्थिति से निपटने के लिए पंजाब से 10 सितंबर 1924 को सेना मंगवाई। अंग्रेज गोरखा और पेशावरी सिपाहियों के साथ सुंदरनगर आए। धर्मशाला से भी कर्नल मिचिन था वो कुछ सैनिकों को लेकर आया। स्थिति की नाजुकता को देखकर रतन सिंह, जो मियाँ रतन सिंह थे, बनेड़ सुंदरनगर के मियाँ रतन सिंह, उन्होंने लोगों को शांत रहने को कहा। रतन सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और लोगों को डराकर तितर बितर कर दिया गया। 42 व्यक्ति पकड़े गए। उन्हें जालंधर, लायलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी आदि जेलों में रखा गया। इसके बाद है नालागढ़ जन आंदोलन। राजा ईश्वर सिंह जून 1877 में गद्दी पर बैठा। राजा ईश्वर सिंह 1877 में गद्दी पर बैठा। उसके समय में गुलाम कादिर खान वजीर था। 1877 में जब राजा ईश्वर सिंह गद्दी पर बैठा तो उसके समय गुलाम कादिर खान वजीर था। उसने इस राजा के शासन संभालते ही प्रजा पर नए कर लगाए और भूमि लगान बढ़ा दिया। लोगों में रोष बढ़ गया और उन्होंने लगान देने से साफ इनकार कर दिया। लोगों ने सभाएं की और जुलूस निकाले। लोगों ने कर्मचारियों के काम में बाधा डालनी आरंभ कर दी। अशांति और गड़बड़ी की स्थिति में अंग्रेजी सरकार ने हस्तक्षेप किया। शिमला के सुपरिटेंडेंट हिल स्टेट स्वयं पुलिस दल लेकर नालागढ़ पहुंचे। जन आंदोलन का दमन करके उसके नेता को पकड़ लिया गया और भीड़ को भगा दिया गया। लोगों ने अपनी मांगें मनवा ली और राजा ने अंत में वजीर को निकाल दिया और लगान कम कर दिया। 1877 में राजा ईश्वर सिंह के समय गुलाम कादिर खान वजीर था जब तभी आंदोलन हुआ था। नालागढ़ का जो पहला हुआ 1877 के समय हुआ। उसके बाद 1918 ईस्वी में नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में चरागाहों और वन संबंधी कानूनों के विरोध में जन आंदोलन हुआ। अब कब हुआ? 1918 में नालागढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में चरागाहों तथा वन संबंधी कानूनों के विरोध में जन आंदोलन हुआ। राजा जोगिंदर सिंह और उसका वजीर कौन था? चौधरी रामजी लाल। पहले जब विद्रोह हुआ था 1877 में, 1877 में राजा ईश्वर सिंह के टाइम में हुआ था। 1877 राजा ईश्वर सिंह था। उसका वजीर था कौन? गुलाम कादिर खान। अब 1918 में जब विद्रोह हुआ तो चरागाहों और वन संबंधी कानूनों के विरोध में हुआ और राजा कौन था? राजा जोगिंदर सिंह और वजीर कौन था? चौधरी रामजी लाल। इस आंदोलन को ये दबा ना सके। अंत में अंग्रेज सरकार ने अपनी सेना भेजकर आंदोलन को दबा दिया। सक्रिय आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। इसके पश्चात लोगों ने रियासती सरकार से असहयोग की नीति अपनाई। विवश होकर सरकार ने लोगों की शिकायतें दूर कर दी और कानून बदल दिए। इस प्रकार वहां शांति व्यवस्था स्थापित हो गई। इसके बाद है चंबा का किसान आंदोलन। तो चंबा का किसान आंदोलन कैसे था कि राजा श्याम सिंह के समय में चंबा रियासत में जो सार्वजनिक किसान आंदोलन शुरू हुआ था। राजा श्याम सिंह के समय में चंबा रियासत में सार्वजनिक किसान आंदोलन हुआ। राजा श्याम सिंह और उसके वजीर गोविंद राम के प्रशासन में किसानों पर भूमि लगान में भारी वृद्धि कर दी गई। जब चंबा में राजा श्याम सिंह था और उनका वजीर कौन था? गोविंद राम।
राजा श्याम सिंह का वजीर था गोविंद राम, और उन्होंने क्या किया, किसानों पर भूमि लगान में भारी वृद्धि कर दी। इसके अतिरिक्त बेगार भी अधिक ली जाने लगी। किसी भी व्यक्ति को मजदूरी या वेतन दिए बिना काम करवाने को बेगार प्रथा कहा जाता था। इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति वर्ष में 6 महीने रियासत का काम मुफ्त में करता था। उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी और ना ही रियासत की ओर से उन्हें भोजन मिलता था। उच्च वर्ग के लोगों को इससे छूट थी। अतः लोगों ने राजा से लगान कम करने और बेगार बंद करने के लिए अनुरोध किया, परंतु इसकी राजा ने परवाह न की। यह देखकर भटियात क्षेत्र के किसानों ने इसके विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। बलाना गांव के लोगों ने इसमें मुख्य रूप से भाग लिया। लोगों ने लगान देने से इनकार कर दिया और लगान वसूल करने वालों को गांव में घुसने नहीं दिया। उन्होंने बेगार सेवा देना भी बंद कर दिया। कई महीनों तक यह असहयोग आंदोलन चलता रहा। जब प्रशासन इसे दबा नहीं सका तो अंग्रेजी सरकार ने हस्तक्षेप किया। आंदोलन की लाहौर के कमिश्नर ने जांच की। आंदोलन के मुखिया बलाना गांव के लारजा बस्सी बिल्लू को पकड़कर दंडित किया गया। आंदोलन के मुखिया कौन थे? बलाना गांव के लारजा बस्सी बिल्लू। चंबा के राजा श्याम सिंह के टाइम में हुआ था। चंबा के राजा श्याम सिंह थे। वजीर कौन था? गोविंद राम। चंबा के राजा श्याम सिंह, वजीर गोविंद राम, और जो इनके नेता कौन थे, मुखिया कौन थे? बलाना गांव के लारजा बस्सी बिल्लू। इनको पकड़कर दंडित किया गया। कई आंदोलनकारियों को बंदी बनाया गया। इस प्रकार आंदोलन को सख्ती से दबा दिया गया। इसके बाद है बिलासपुर में जन आंदोलन। तो बिलासपुर में जन आंदोलन देखते हैं। तो 1930 में बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त के कारण एक बड़ा भारी विद्रोह उठ खड़ा हुआ। 1930 में जब बिलासपुर में भूमि बंदोबस्त हुआ, उस कारण विद्रोह हुआ। लोगों ने बंदोबस्त से भूमि लगान व अन्य कर बढ़ने की आशंका हो गई। लोगों को क्या हुआ कि बंदोबस्त से भूमि लगान व अन्य कर बढ़ जाएंगे, उनको ऐसा लगा। इसलिए लोगों ने भूमि बंदोबस्त का विरोध किया। सबसे पहले परगना बहादुरपुर के लोगों ने बंदोबस्त के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। उन्होंने बंदोबस्त के कर्मचारियों को लकड़ी, दूध, घी, रोटी आदि मुफ्त देना बंद कर दिया। इस पर कर्मचारियों ने सख्ती करनी आरंभ कर दी। बहादुरपुर के लोगों ने तंग आकर पटवारियों के पैमाइश के सामान को तोड़फोड़ दिया। राज्य के लगाए भारी भू राजस्व कर की शिकायतों से उत्पन्न स्थिति को काउंसिल के अध्यक्ष P.L. चंदूलाल ठीक प्रकार से संभाल न सके और लोगों में असंतोष फैल गया। इस पर आंदोलनकारियों से निपटने के लिए लाहौर से रेजिडेंट जेम्स फिट्स पैट्रिक के जो सचिव थे एडवर्ड वेकफील्ड को कुछ और सैनिकों को देकर बिलासपुर भेज दिया गया। पुलिस जो थी वो नमहोल गांव में मेले के अवसर पर एकत्रित कुछ आंदोलनकारियों को पकड़कर बिलासपुर ले गई। कुछ आंदोलनकारियों को हिरासत में लेकर जेलों में बंद कर दिया गया। पुलिस द्वारा इस बगावत में डंडा चलाने के कारण इस आंदोलन का नाम डांडरा आंदोलन पड़ गया। इसके बाद है मंडी में किसान आंदोलन। 1909 ईस्वी में मंडी के राजा भवानी सेन के समय क्या हुआ, एक किसान आंदोलन हुआ। राजा का वजीर कौन था? जीवानंद पाधा एक भ्रष्ट और अत्याचारी और दुष्ट प्रशासक था। उसने क्या किया कि किसानों को डरा धमकाकर सारे अनाज का व्यापार अपने हाथों में ले लिया था। इसके साथ ही वह किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगाकर उनका आर्थिक शोषण भी करता था। इसने लोगों पर बेगार भी बढ़ा दिया था। रियासत में भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में सरकाघाट क्षेत्र के शोभाराम थे, उन्होंने 20 व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल लेकर अपनी शिकायतों के साथ राजा के पास मंडी आया। तो जो सरकाघाट क्षेत्र के शोभाराम थे वो 20 व्यक्तियों के साथ एक शिष्टमंडल लेकर राजा के पास अपनी शिकायतों लेकर चले गए मंडी, और इस बार भी राजा ने उनकी और कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी बार वह 300 व्यक्तियों को लेकर राजा के पास आया। इस समय कुछ लोगों को आंदोलन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अंत में शोभाराम के नेतृत्व में 20,000 के लगभग किसानों का जुलूस मंडी पहुंचा। उत्तेजित किसानों ने तहसीलदार हरदेव और अन्य अधिकारियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया और कचहरी और थाने पर कब्जा कर लिया। रियासत का जो प्रशासन था अस्त व्यस्त हो गया। जब सब जगह शोभाराम का आदेश चलने लगा, राजा भवानी सेन ने विवश होकर बरतानवी सरकार से सहायता मांगी।
कांगड़ा जो जिला था उसके डिप्टी कमिश्नर, कुल्लू के सहायक कमिश्नर कुछ सैनिकों को लेकर मंडी पहुंचे। सॉरी। तो ये लोग कुछ सैनिकों को लेकर मंडी पहुंचे। जालंधर के कमिश्नर एच.एस. डेविस, जो जालंधर के कमिश्नर थे, एच.एस. डेविस भी समय पर मंडी पहुंच गए। राजा ने लोगों की मांग पर वजीर जो थे जीवानंद को पद से हटा दिया। उसके स्थान पर मियाँ इंद्र सिंह को वजीर बनाया गया। जीवानंद के स्थान पर किसको? मियाँ इंद्र सिंह को वजीर बनाया गया। इंद्र सिंह को वजीर बनाया गया और इसके साथ ही कोटलहेड के टीका राजेंद्र पाल को राजा का सलाहकार बनाया गया। जीवानंद के स्थान पर किसको वजीर बनाया गया? मियाँ इंद्र सिंह को। और जो कोटलहेड के टीका राजेंद्र पाल थे, राजेंद्र पाल, कोटलहेड के टीका राजेंद्र पाल, उनको राजा का सहायक या सलाहकार नियुक्त किया गया। किसानों के करों में कमी करके अनाज के खुले व्यापार का आदेश दे दिया गया। इसके पश्चात स्थिति में सुधार हो गया। 1909 के सितंबर मास में बोला गया कि 1909 के सितंबर मास में मंडी रियासत में ही एक और जन आंदोलन हुआ। बल्ला क्षेत्र में डोडावन के किसानों ने किया था ये विद्रोह। वहाँ के किसानों ने रियासती सरकार के भूमि वन संबंधी असंगत कानून के विरोध में प्रदर्शन किए और सरकारी आदेश मानने से इनकार कर दिया। इस आंदोलन का नेता कौन था? बड़सू गांव का सिद्ध खराड़ा था। बड़सू गांव का सिद्ध खराड़ा, जो बड़सू गांव के सिद्ध खराड़ा थे, वो इस आंदोलन के नेता थे, जो बल्ला क्षेत्र के डोडावन में हुआ था। बल्ला क्षेत्र के डोडावन में 1909 में जो आंदोलन हुआ था, 1909 में बल्ला क्षेत्र के डोडावन में हुआ था, उसका नेता बड़सू गांव का सिद्ध खराड़ा था। बड़सू गांव का सिद्ध खराड़ा। इस बार राजा के सलाहकार जो टीका राजेंद्र पाल, जिन्हें अभी सलाहकार बनाया गया था, कोटलहेड के टीका राजेंद्र पाल थे। कोटलहेड के टीका राजेंद्र पाल जो थे वो गए और उन्होंने जो ये आंदोलन बल्ला क्षेत्र के डोडावन में चलाया गया था बड़सू गांव के सिद्ध खराड़ा के द्वारा, उसे राजा के सलाहकार जो कि राजेंद्र पाल थे, कहाँ के? कोटलहेड के, उन्होंने वहाँ पर दौरा किया और कुछ लोगों को पकड़ लिया गया, परंतु बाद में जो छोड़ दिया गया था उन्हें। जांच करने के पश्चात दोषियों को पकड़कर सजा दी गई। उनका नेता जो सिद्ध खराड़ा था वो भागकर हमीरपुर चला गया, परंतु बाद में मंडी षड्यंत्र विवाद में पकड़ा गया। बाद में किस में पकड़ा गया था? मंडी षड्यंत्र विवाद में पकड़ा गया और उसे 7 वर्ष की सजा हुई। इसके बाद है सिरमौर में भूमि आंदोलन। तो राजा शमशेर प्रकाश के काल में 1878 में, राजा शमशेर प्रकाश के काल में 1878 में सिरमौर में मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह, मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह के समय में 1878 में राजा थे राजा शमशेर प्रकाश। उन्होंने क्या किया? भूमि बंदोबस्त आरंभ किया। तो राजा शमशेर प्रकाश के समय 1878 में सिरमौर में मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह, मुंशी नंदलाल और मुंशी फतेह सिंह ने भूमि बंदोबस्त आरंभ किया। और ये क्या था? राज्य का पहला बंदोबस्त था। रेणुका के गिरी पार के क्षेत्रों में जब बंदोबस्त शुरू हुआ तो लोगों ने समझा कि राजा इससे लगान बढ़ा देगा, इसलिए संगड़ा के जो नंबरदार थे अचबू और प्रीतम सिंह, संगड़ा के अचबू और प्रीतम सिंह, संगड़ा के अचबू और प्रीतम सिंह ने लोगों के साथ मिलकर बंदोबस्त के कर्मचारियों से झगड़ा कर लिया और उन्हें भूमि की पैमाइश करने से रोका। उन्होंने बंदोबस्त के जो तहसीलदार थे मुंशी जीत सिंह को पकड़ने का भी प्रयास किया। उन्होंने अचबू और प्रीतम सिंह ने जो बंदोबस्त के तहसीलदार थे मुंशी जीत सिंह, उनको भी पकड़ने का प्रयास किया। अतः बंदोबस्त के कर्मचारी वापस नाहन चले गए और राजा से मिले। राजा ने जमींदारों को समझाने का प्रयास किया, परंतु वे नहीं माने। अंत में राजा ने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए नाहन से सिपाही भेजे। साथ ही शिमला में पहाड़ी रियासतों के सुबेडेंट को भी राजा ने पहले ही अवगत करा दिया। पुलिस को देखकर प्रदर्शनकारी थे वापस घर चले गए और उनके नेता अचबू और प्रीतम सिंह को शिमला सुबेडेंट ने पकड़कर राजा के पास नाहन भेज दिया। दूसरे विद्रोहियों को भी पकड़कर, जो दूसरे विद्रोही थे उनको भी पकड़कर नाहन लाया गया और उन्हें सजा दी गई। इसके बाद बंदोबस्त का काम ठीक प्रकार से चलने लगा। फिर बोला है कि मई 1929 में भी सिरमौर में मनमाने ढंग से किए गए भूमि बंदोबस्त के विरोध में पांवटा और नाहन के लोगों ने पंडित राजेंद्र दत्त के नेतृत्व में आंदोलन किया। पांवटा के लोगों ने राजा अमर प्रकाश तथा अंग्रेजी सरकार को विज्ञापन भेजे। 1929 में राजा अमर प्रकाश और उनके अंग्रेजी सरकारों को विज्ञापन भेजे और नाहन और पांवटा में हो रहा था ये बंदोबस्त और पंडित राजेंद्र दत्त के नेतृत्व में।
इन्होंने विद्रोह किया था। पोंटा में जुलूस निकाले गए। राज्य सरकार ने बरतानवी सरकार के कहने पर आंदोलन को दबाने का प्रयास किया और थोड़े समय के पश्चात आंदोलन समाप्त हो गया। फिर बोला गया है पझौता किसान आंदोलन। 1942-43 ईस्वी में सिरमौर के ऊपरी क्षेत्र पझौता के लोगों ने अपनी शिकायतों को लेकर एक किसान आंदोलन चलाया। इस समय दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था। उधर बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था। अन्न की भी कमी अनुभव हो रही थी। इसलिए रियासती सरकार ने किसानों पर रियासत से बाहर अनाज भेजने पर रोक लगा रखी थी और जहां उन्हें बेचने पर अच्छे मूल्य मिलते वहां पर उन्होंने रोक लगा दी थी कि अनाज बेचने पर। किसानों को यह आदेश भी दिया गया था कि वे लोग अपने पास थोड़ा अन्न रखकर शेष अन्न सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेच दें। थोड़ा अन्न अपने पास रखकर बाकी जो अन्न है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच दें। राज्य में घराट, रीत विवाह, कर आदि अनुचित कर लगाए गए थे। कर्मचारी लोगों से अधिक बेगार लेने लगे। पझौता के गांव टपरोली में अक्टूबर 1942 को किसान एकत्रित हुए। तो पझौता में एक गांव है टपरोली, वहां पर अक्टूबर 1942 को किसान एकत्रित हुए और स्थिति से निपटने के लिए पझौता किसान सभा का गठन किया। इसके प्रधान कौन थे? लक्ष्मी सिंह थे, जो इसके प्रधान थे। पझौता किसान सभा के प्रधान लक्ष्मी सिंह थे, जो कि गांव कोटला के थे। इसके प्रधान लक्ष्मी सिंह गांव कोटला तथा सचिव वैद्य सूरत सिंह चुने गए इसके सचिव। प्रधान लक्ष्मी सिंह जो कि गांव कोटला के थे, प्रधान लक्ष्मी सिंह गांव कोटला के और तथा सचिव वैद्य सूरत सिंह चुने गए। इसके अतिरिक्त टपरोली गांव के मियाँ गुलाब सिंह और अतर सिंह, जड़ोल के चूचू मियाँ और पैनकुफर के मेहर सिंह, धामला के मदन सिंह और बघोट के जालम सिंह, नेरी के कालीराम शामणी आदि इसमें किसान सभा के पार्ट थे। भी कुछ समय के पश्चात लक्ष्मी सिंह प्रधान के स्थान पर धामला गांव के मदन सिंह को प्रधान बना दिया गया। इस आंदोलन का समूचा नियंत्रण व संचालन वैद्य सूरत सिंह के हाथों में ही था। उसने राजा राजेंद्र प्रकाश को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह स्वयं लोगों को परेशानियां जानने के लिए इलाके का दौरा करे। सिरमौर नरेश राजेंद्र प्रकाश कर्मचारियों की चापलूसी पर आश्रित था। कर्मचारियों ने राजा को लोगों से मिलने नहीं दिया, अतः राजा ने पुलिस अधिकारी के संचालन में पुलिस गांव धामला हब्बन भेज दी। वह आंदोलन को दबा ना सकी। इसके पश्चात समूचा पझौता क्षेत्र सैनिक शासन के अधीन कर दिया गया। इसके बाद बोला गया है कि समूचा जो पझौता क्षेत्र है वो सैनिक शासन के अधीन कर दिया गया। 2 मार्च तक लोग बराबर मार्शल लॉ के अधीन आंदोलन करते रहे। इसी दौरान कमना नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई। इस दौरान क्या हुआ? पझौता जब किसान सभा किसान सभा का ये दौर चल रहा था, इस दौरान कमना नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गई। 2 मार्च के पश्चात सैनिक शासन और गोलीकांड के बाद सेना और पुलिस के आंदोलनकारियों के मुख्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ लोगों ने भागकर रियासत जुब्बल में शरण ली। जुब्बल के राजा जो भगतचंद थे उन्हें बड़ा सम्मान दिया। जुब्बल के राजा भगतचंद ने उन्हें बड़ा सम्मान दिया और नाहन में एक बोला गया है कि नाहन में एक ट्रिब्यूनल बैठाकर आंदोलनकारियों पर मुकदमे चलाए गए। वैद्य सूरत सिंह, मियाँ गुलाब सिंह, अमर सिंह, मदन सिंह, कालीराम आदि को इस 10 साल की सजा दी गई। इसके बाद है झुग्गा आंदोलन। झुग्गा आंदोलन 1883 से 1888 में बिलासपुर में राजा अमरचंद के विरोध में झुग्गा आंदोलन हुआ। राजा के अत्याचारों का विरोध करने के लिए घेडवी के ब्राह्मण झुग्गियां बनाकर रहने लगे और झुग्गी पर इष्ट देवता के झंडे लगाकर कष्टों को सहते रहे और राजा की गिरफ्तार करने से पहले ही ब्राह्मण झुग्गी में आग लगाकर जल मरे। जनता भड़क गई और अंत में राजा को बेगार प्रथा खत्म कर प्रशासनिक सुधार करने पड़े। ये बिलासपुर में हुआ था 1883 से 1888 तक, राजा अमरचंद के समय। इसके बाद दिया है हिमाचल प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियां। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाने वालों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम स्थान रहा है। कांग्रेस के संगठन की कल्पना भारतीय सेवा से अवकाश प्राप्त एक स्कॉटलैंड वासी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने
ये विचार दिया था कि कांग्रेस केवल सामाजिक समस्याओं को अपने हाथ में ले, परंतु उसने शिमला में जब अपने मन की बात गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के सामने रखी, तब डफरिन ने सुझाव के तौर पर उसे अपनी राय दी कि भारतीय राष्ट्र कल्याण को दृष्टि में रखकर संस्था को स्वतंत्र राजनीतिक संस्था के रूप में रहने दे। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में संपन्न हुआ। मुख्य प्रतिनिधियों में शिमला के एओ ह्यूम थे। सम्मेलन का सभापतित्व था वो बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी ने किया। आरंभ में इस संस्था का अंग्रेजी सत्ता से कोई द्वेष नहीं था। उस समय इसका उद्देश्य भारतीयों को प्रशासन में हिस्सा दिलाना तथा ऊंचे पदों पर नियुक्ति करवाने से था। इस समय तक ऊंचे पदों पर अंग्रेजी अधिकारी ही लगाए जाते थे। समय के साथ इसकी नीतियों में परिवर्तन आए और यह देश की एक राजनीतिक संस्था बन गई। इसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना। उस समय देश से बाहर विदेशियों में भी भारत देश को स्वतंत्र करवाने में लगे हुए थे। जो विदेशों में भी जो भारतीय थे वो देश को स्वतंत्र कराने में लगे हुए थे। 1911 में लाला हरदयाल भारत से भागकर फ्रांस होते हुए अमेरिका में स्थित सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए। 1913 में उनकी पहल पर और 1857 में जन विद्रोह की स्मृति में उन्होंने गदर नामक समाचार पत्र आरंभ किया। उसी वर्ष अमेरिका में विभिन्न भारतीय समुदायों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन स्थापित किया गया और प्रमुख नेता भी हरदयाल बने। शीघ्र ही इसका नाम बदलकर गदर पार्टी रख दिया गया। इसकी कई देशों में शाखाएं थी। अमेरिका में ये साप्ताहिक अखबार गदर कई भारतीय भाषाओं में निकलते साप्ताहिक अखबार थे गदर, वो कई भाषाओं में निकलते थे अमेरिका में। 1913 में मंडी के हरदेव राम अध्यापक की नौकरी छोड़कर अमेरिका होते हुए ये कहाँ पर चले गए? जापान पहुँच गए। अमेरिका होते हुए जो हरदेव थे वो जापान पहुँच गए। टीचर की नौकरी छोड़कर मंडी के थे हरदेव। 1913 में मंडी के हरदेव अध्यापक की नौकरी छोड़कर अमेरिका होते हुए जापान पहुँचे। वहाँ से वे शंघाई चले गए। वहाँ उनकी भेंट गदर पार्टी के नेता डॉक्टर मथुरा सिंह से हुई। उस शिक्षा प्राप्ति का लक्ष्य छोड़कर हरदेव राम गदर पार्टी में शामिल हो गए। लाला हरदयाल की गदर पार्टी का बहुत सा साहित्य लेकर 1914 ईस्वी में हरदेव एक क्रांतिकारी बनकर भारत वापस लौटे और गदर पार्टी का प्रचार आरंभ किया। उन्होंने मंडी में भी बहुत काम किया। इसके बाद है मंडी षड्यंत्र। तो बोला गया कि प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र 1914-15 की घटना गदर पार्टी से प्रभावित होकर घटी। गदर पार्टी के कुछ लोग जब अमेरिका से वापस आए, उन्होंने मंडी सुकेत की रियासतों में लोगों में अपना समर्थक बनाने के लिए कुछ कार्य आरंभ किए। गदर की गूंज है साहित्य को पढ़कर उन्होंने लोगों को उकसाया। मंडी की रानी खैरगढ़ी और मियाँ जोहार सिंह उनके प्रभाव में आ गए। मंडी की रानी खैरगढ़ी और मियाँ जोहार सिंह उनके प्रभाव में आ गए। रानी ने धन देकर उन लोगों की सहायता की। दिसंबर 1914 से जनवरी 1915 में गुट बैठकें करके यह निर्णय लिया गया कि पुलिस अधिकारी और वजीर को मार दिया जाए और सरकारी कोष है उसको लूट लिया जाए और व्यास नदी पर बने पुल को उड़ा दिया जाए। इसके पश्चात मंडी और सुकेत की रियासतों पर अधिकार किया जाए। केवल एक नागचला डकैती के अलावा वे अपने सभी उद्देश्यों में असफल रहे। इस असफलता के फलस्वरूप रानी खैरगढ़ी को मंडी से निष्कासित कर दिया गया। गदर पार्टी के एक कार्यकर्ता भाई हृदय राम को पंजाब भेजकर बम बनाने का प्रशिक्षण ग्रहण करने का कार्य सौंपा गया। इस पार्टी के कार्यकर्ता की धरपकड़ में भाई हृदय राम पकड़ा गया और उसे लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में प्राण दंड दिया गया। बाद में इस दंड को उम्र कैद में बदल दिया गया। इस धरपकड़ में हरदेव भागने में सफल हो गए। वो भागकर गढ़वाल में बद्रीनाथ पहुंच गए। हरदेव उसने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रख दिया। हरदेव ने अपना नाम बदलकर स्वामी कृष्णानंद रख दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 1917 में सिंध प्रांत में अहिंसात्मक आंदोलन में कूद पड़े। अंत में इसी सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। उन पर मुकदमे चलाकर लंबी लंबी कैद की सजा दी गई। उनमें मुख्य थे जवाहर नरियाल, मियाँ जवाहर सिंह, बद्रीनाथ, ज्वाला सिंह, शारदा राम, दिलीप सिंह, लेंगूराम। बाद में हृदय राम को काला पानी की सजा के लिए अंडमान भेज दिया गया। इसके पश्चात मंडी का क्रांतिकारी संगठन कमजोर पड़ गया। तो उन्होंने बोला कि
इन सब के बाद क्या है, जो मंडी का क्रांतिकारी जो संगठन है वो कमज़ोर पड़ गया था जब हृदय राम को काला पानी की सज़ा के लिए अंडमान भेज दिया गया। उसके बाद फिर बोला गया है कि 1916 के आरंभ में मंडी, सुकेत और ऊना में गदर पार्टी के क्रांतिकारी फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बनाई। 1916 के आरंभ में मंडी, सुकेत और ऊना के गदर पार्टी के क्रांतिकारी फिर से सक्रिय हो गए। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को मारने की योजना बनाई। इस बार मंडी के कार्यकर्ता पकड़े गए। उनमें से 5 पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 14 से 18 वर्ष की सजा हुई। ऊना के क्रांतिकारी ऋषिकेश लठ के क्रांतिकारी दल का भी भेद खुल गया और वे भूमिगत हो गए तथा कुछ समय के बाद ईरान पहुंचकर गदर पार्टी में शामिल हो गए। फिर बोला गया है कि कांग्रेस आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ। तो बताया कि मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका अवतरण हुआ। कांग्रेस के भीतर गांधी जी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा और वे राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता बनने लगे। सन 1920 ईस्वी में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसी वर्ष नाहन सिरमौर के चौधरी शेरजंग ने कांग्रेस की सदस्यता ली, जन आंदोलन में कूद पड़े। सिरमौर के दूसरे देशभक्त पंडित राजेंद्र दत्त भी इसी अवधि में कांग्रेस में शामिल हो गए और सिरमौर में स्वाधीनता आंदोलन आरंभ किया। कांगड़ा के पालमपुर में लाला बंशीराम, देहरा गोपुर के बाबा काशीराम प्रमुख थे। 1920 में गांधी जी के आह्वान पर कांगड़ा में पंचम चंद्र कटोच, सर्व मिश्र, बाशीराम, कृपाल सिंह, सिद्धूराम, थोहलीराम आदि लोग भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बन गए। मई 1921 में शिमला में कांग्रेस का प्रथम प्रतिनिधि संगठन बनाया गया। मई 1921 में शिमला में कांग्रेस का प्रथम प्रतिनिधि संगठन बनाया गया। कब? 1921 में शिमला में कांग्रेस का प्रथम प्रतिनिधि संगठन बना और इसमें शिमला नगर के मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए। शिमला नगर के मौलवी गुलाम मोहम्मद कांग्रेस के प्रधान चुने गए। शिमला नगर के कौन? मौलवी गुलाम मोहम्मद जो थे वो 1921 में जो शिमला में कांग्रेस का प्रथम प्रतिनिधि मंडल बना था, प्रतिनिधि संगठन या मंडल, उसके प्रधान बने थे मौलवी गुलाम मोहम्मद, शिमला नगर से थे ये। फिर बोला कि इसके अतिरिक्त भगीरथ लाल उप प्रधान, मोहम्मद उमर नुमानी मंत्री, द्वारिका प्रसाद उपमंत्री, लाला घूंगरमल खजांची चुने गए। मौलवी अब्दुलगनी, चिरंजी लाल आड़ती, हरिश्चंद, गोकुलचंद प्यारेलाल, केदारनाथ सूद, राणा होशियार सिंह, रामकिशन बजाज, स्वामी रामानंद, मोहनलाल सूद और वकील हरिश्चंद्र सूद शिमला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के सदस्य बनाए गए। इसके बाद है महात्मा गांधी का शिमला आगमन। तो महात्मा गांधी का शिमला आगमन 11 मई 1921 को गांधी जी शिमला पधारे। उनके साथ मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, लाला दुनीचंद आदि नेता भी शामिल थे। 13 मई को गांधी जी वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिले। दूसरे दिन गांधी जी ने लोअर बाजार शिमला में आर्य समाज के हॉल में महिलाओं को संबोधित किया था। लोअर बाजार शिमला में आर्य समाज के हॉल में महिलाओं को संबोधित किया। 15 मई को उन्होंने 15,000 से अधिक के एक जनसमूह को ईदगाह पर संबोधित किया। शिमला के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों से भी लोग गांधी जी के दर्शन के लिए आए थे। गांधी जी के शिमला आगमन ने इस पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का ध्यान राष्ट्रीय विचारधारा की ओर आकृष्ट किया। लगभग 1923 के पश्चात जुब्बल रियासत के गांव धार के इंजीनियर भागमल सोटा ने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। सन 1922-23 तक शिमला में कांग्रेस आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसमें पंडित गेंडामल, मौलाना मोहम्मद नोनी, अब्दुल गनी, गुलाम मोहम्मद नकवी, ठाकुर भगीरथ लाल, हकीम त्रिलोकीनाथ भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। इसके बाद है सैमुअल इवान स्टोक्स और बाबा काशीराम। कुछ समय पूर्व अमेरिका से आए एक व्यक्ति सैमुअल इवान स्टोक्स ने शिमला पहाड़ियों के ऊपरी भाग कोटगढ़ में रहना आरंभ किया था। उन्होंने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर बेगार की प्रथा के विरुद्ध सारी पहाड़ी रियासतों में आंदोलन चलाया। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और सत्यानंद स्टोक्स बन गए।
किसे? सैमुअल इवान स्टोक्स, अपना नाम क्या रख लिया? सत्यानंद स्टोक्स। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्हें 24 मार्च 1923 को अन्य लोगों के साथ शिमला में कैथू जेल में से रिहा किया गया। असहयोग आंदोलन में उन्हें जेल हुई थी, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल हुई थी और उन्हें कैथू जेल में रखा गया था, वहाँ से रिहा किया गया उनको 1923 में। फिर बोला सत्यानंद स्टोक्स ने जेल से रिहा होने के पश्चात पहाड़ी रियासतों में अपना समाज सुधार और राजनीतिक जागृति का कार्यक्रम जारी रखा। कांगड़ा से बाहर काम करने वाले भी राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होते रहे। जब वे आप वापस अपने गांव आते तो वे कांग्रेस के कार्य को आगे बढ़ाते और उनके जलसों में भाग लेते। ऐसे ही एक सम्मेलन में 1927 में सुजानपुर के पास ताल में हुआ था। 1927 के पास सुजानपुर के पास ताल में जो सम्मेलन हुआ उसमें बलोच सिपाहियों ने लोगों को बुरी तरह से पीटा। बलोच सिपाहियों ने 1927 में सुजानपुर के पास जो ताल में एक सम्मेलन हुआ था उसमें बलोच सिपाहियों ने क्या किया? बुरी तरह से लोगों को पीटा। इस मारपीट में ठाकुर हजारा सिंह, बाबा काशीराम जिन्हें पहाड़ी गांधी कहा गया बाद में, गोपाल सिंह, चतर सिंह भी शामिल थे। सिपाहियों ने उनकी गांधी टोपी भी उनसे छीन ली। इसके विरुद्ध पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम ने शपथ ली कि वह जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता काले कपड़े ही पहनेंगे। फिर बोला कांग्रेस के आंदोलन में बाबा काशीराम और हजारा सिंह का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी का खिताब 1937 में गदड़ीवाला जनसभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कब? 1937 में। बोला गया है कि उन्हें सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी बुलबुल का खिताब भी दिया था। अब है प्रशासनिक सुधार। मंडी के राजा ने मंडी में 1933 में मंडी विधानसभा परिषद का गठन किया। मंडी के राजा ने मंडी में 1933 में मंडी के राजा ने मंडी में कब? 1933 में मंडी विधानसभा परिषद का गठन किया, जिसमें पंचायती राज अधिनियम पास किया गया। 1933 में मंडी विधानसभा परिषद का गठन किया गया। मंडी विधानसभा परिषद का गठन 1933 में किया गया और उसमें पंचायती राज अधिनियम पास किया गया 1933 में। शिमला पहाड़ी रियासतों में मंडी पहला राज्य था जिसमें पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। बिलासपुर, बुशहर, सिरमौर राज्यों ने भी प्रशासनिक सुधार शुरू किए। राष्ट्रीय नेताओं का आगमन। लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए। तो लाला लाजपत राय कब आए? 1906 में। लाला लाजपत राय 1906 में मंडी आए। थियोसफिकल सोसाइटी की नेता एनी बेसेंट 1916 में शिमला आई। महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने भी पहली बार 1921 में शिमला में प्रवास किया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना वायसराय लॉर्ड रीडिंग से मिलने शिमला आए थे। महात्मा गांधी 1921 में, 1931 में 3 बार, 1939 में, 1945 में, 46 में शिमला आए। महात्मा गांधी जब 1945 में आए थे तो मनोर विला, जो कि राजकुमारी अमृत कौर का निवास स्थान है, मनोर विला जो है वो राजकुमारी अमृत कौर का निवास स्थान है। तो 1945 में जब महात्मा गांधी आए थे तो वहाँ पर ठहरे थे और उसके बाद 1946 में वो चैडविक समर हिल में रुके थे। 1946 में चैडविक समर हिल में रुके थे। 1945 में जब गांधी जी आए तो कहाँ रुके? मनोर विला में, जो राजकुमारी अमृत कौर का निवास स्थान है। और 1946 में वो चैडविक समर हिल में रुके थे। 1946 में चैडविक समर हिल में। आंदोलनकारी अगर हम लोग देखें जो हिमाचल के फेमस हुए हैं तो ऋषिकेश लठ, जो कि ऊना से थे, उन्होंने 1915 में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। ऋषिकेश लठ ने ऊना में 1915 में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की। हमीरपुर के प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे यशपाल, वो 1918 में स्वाधीनता संग्राम में कूदे थे। जो यशपाल थे, हमीरपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार जो यशपाल थे वो 1918 में, कब? 1918 में। हमीरपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल 1918 में स्वाधीनता संग्राम में कूदे थे। यशपाल को 1932 ईस्वी में उम्र कैद की सजा हो गई थी। 1918 में वो यशपाल जो है वो स्वाधीनता आंदोलन में कूदे और 1932 में उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चीफ कमांडर थे। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के चीफ कमांडर थे। इंडियन नेशनल आर्मी के मेजर मेहरदास को सरदार जंग, मेजर मेहरदास को कौन सी उपाधि दी गई थी? सरदार जंग। मेजर मेहरदास को सरदार जंग। कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तमगा ए शत्रुनाश, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तगमा ए
तमगा ए शत्रुनाश, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तमगा ए शत्रुनाश, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तमगा ए शत्रुनाश की उपाधि दी गई। और सरकाघाट के हरि सिंह को शेरे हिंद, सरकाघाट के हरि सिंह को शेरे हिंद की उपाधि दी गई थी। सरकाघाट के हरि सिंह को शेरे हिंद की उपाधि दी गई थी। सरकाघाट के हरि सिंह को शेरे हिंद की। तो एक बार रिवाइज करते हैं। मेहर जो दास थे, मेजर मेहरदास को सरदार जंग, मेजर मेहरदास सरदार जंग, मेजर मेहरदास सरदार जंग, मेजर मेहरदास सरदार जंग। कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह को तमगा शत्रुनाश, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह तमगा शत्रुनाश। सरकाघाट के हरि सिंह को शेरे हिंद, सरकाघाट के हरि सिंह को शेरे हिंद। बोला धर्मशाला के दो भाई थे, गोरखा भाइयों को दुर्गामल और दल बहादुर थापा को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। सॉरी, बोला है कि धर्मशाला के दो गोरखा भाइयों को दुर्गामल और दल बहादुर थापा, धर्मशाला के दो गोरखा भाई थे, धर्मशाला के दो गोरखा भाई थे जिनका नाम था दुर्गामल और दल बहादुर थापा, दुर्गामल और दल बहादुर थापा, उनको दिल्ली में फांसी दी गई थी। दुर्गामल और दल बहादुर थापा को, जो कि धर्मशाला के थे, धर्मशाला के दुर्गामल, धर्मशाला के दुर्गामल और दल बहादुर थापा को, धर्मशाला के दुर्गामल और दल बहादुर थापा को फांसी की सजा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए 1930 में बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी को ऊना में गिरफ्तार कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए 1930 में बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी को ऊना में गिरफ्तार कर दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए 1930 में बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी को ऊना में गिरफ्तार कर दिया गया था। कौन सा आंदोलन चलाते हुए? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। तो उसमें किस किस को गिरफ्तार किया गया था? बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी को, बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए 1930 में बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी को ऊना में गिरफ्तार कर लिया गया था। ऊना में गिरफ्तार कर लिया गया था बाबा लक्ष्मण दास और सत्यप्रकाश बागी को। उसके बाद है 1920 के दशक की घटनाएं। तो 1920 के दशक की घटनाएं देखते हैं। बोला गया कि 1920 में हिमाचल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। शिमला में कांग्रेस के प्रथम प्रतिनिधि मंडल का 1921 ईस्वी में गठन किया गया। 1920 में शिमला में हिमाचल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। 1920 में हिमाचल में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इसके लिए क्या बोला गया कि शिमला में कांग्रेस के प्रथम प्रतिनिधि जो मंडल थे उसका गठन 1921 में किया गया। देशी रियासतों के शासकों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या फिर नरेंद्र मंडल का गठन 1921 में किया था। देशी रियासतों के शासकों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का गठन 1921 में किया। दिसंबर 1921 में इंग्लैंड के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स, इंग्लैंड के युवराज 1921 में दिसंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स शिमला आगमन का विरोध हुआ। लाला लाजपत राय को 1922 में लाहौर में से लाकर धर्मशाला में बंद कर दिया गया। लाला लाजपत राय को 1922 में लाहौर से लाकर धर्मशाला में बंद कर दिया गया। वायसराय रेडिंग ने 1925 में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर वर्तमान विधानसभा का उद्घाटन किया। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने जो वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, उन्होंने 1925 में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर वर्तमान विधानसभा का उद्घाटन किया। वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने 1925 में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर वर्तमान विधानसभा का उद्घाटन किया। शिमला और कांगड़ा में 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन पर विरोध हुआ। शिमला और कांगड़ा में 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन का विरोध हुआ। शिमला में कांग्रेस का पुनर्गठन। तो शिमला में कांग्रेस का पुनर्गठन सन 1929 में शिमला में कांग्रेस को पुनः संगठित किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ गई और मौलवी गुलाम मोहम्मद, मौलवी उमर नुमानी और इस तरह से अनेक नाम दिए गए हैं। बोला गया है कि सब सदस्य कांग्रेस के कार्य को बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। सारे के सारे सदस्य थे वो कांग्रेस के कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। इनके अतिरिक्त जुब्बल के भागमसोटा, कोटगढ़ के सत्यानंद स्टोक्स, बुशर के पंडित पदमदेव, ठियोग के सूरतराम प्रकाश, पालमपुर के कन्हैयालाल बुटेल, कोटी के ठाकुर गोरीदत्त, कुनिहार के बाबू काशीराम आदि अनेक पहाड़ी रियासतों के आंदोलनकारी भी शिमला नगर में आकर कांग्रेस के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे। फिर बोला सविनय अवज्ञा आंदोलन।
27 फरवरी 1930 को गांधी जी ने देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की घोषणा की। शिमला तथा जो कांगड़ा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन में भाग लिया। इसके बारे में स्थान स्थान पर जलसे होते रहे और जुलूस निकाले गए। बहुत से कांग्रेस के लोग पकड़ लिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए शिमला में लाला गेंडामल, डॉक्टर नंदलाल वर्मा, लक्ष्मी देवी, रूपलाल मेहता, सुंदरदास, लखनपाल, सत्यवती खोसला, द्वारिका प्रसाद, नवन किशोर, वासुदेव, दीनानाथ आंधी लोग और बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए और उन्हें कई कारावास की सजा दी गई। कड़ी जो है कारावास की सजा दी गई। और 20 जुलाई 1930 तक शिमला में 494 सत्याग्रही पकड़े गए थे और दंड देकर शिमला, अम्बाला, लुधियाना, मुल्तान, लाहौर, मोंटगोमेरी और अमृतसर जेलों में भेज दिए गए थे। कांगड़ा में भी अक्टूबर 1930 तक 700 सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से निपटने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने मार्च 1931 को समझौता करने के लिए गांधी जी को शिमला बुलाया। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर अंसारी भी थे। वह पुनः बात करने के लिए 5 मई 1931 को फिर से शिमला आए। इस बार गांधी जी ने रिज मैदान में भाषण भी दिया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए गांधी जी एक बार फिर 25 अगस्त 1931 को शिमला पधारे। 3 बार 1931 में आए। इनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सर प्रभाशंकर पटनी भी थे। 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 3 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इसी काल में कांगड़ा व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में कांग्रेस के विशाल राजनीतिक सम्मेलन होते रहे। इस उद्देश्य से कांगड़ा क्षेत्र में लगभग 60 और हमीरपुर क्षेत्र में 40 कांग्रेसी कमेटी बनाई गई। कांग्रेस के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर अंग्रेज सरकार ने इसे दबाने का प्रयास किया। इसलिए सरकार ने बड़े बड़े नेताओं को झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू कर दिया। इस दमन चक्र के कारण बाबा काशीराम, वैसाखी राम, ब्रह्मानंद आदि गिरफ्तार करके धर्मशाला की जेल में रखे गए। 22 अक्टूबर 1939 को शिमला में भी इस अधिनियम के अंतर्गत सक्रिय कांग्रेसी पकड़े गए। इसमें डॉक्टर नंदलाल वर्मा, दीनानाथ आंधी, मुंशी अहमदीन, हरिराम शर्मा आदि थे। इनमें से डॉक्टर नंदलाल वर्मा और हरिराम शर्मा को बिना शर्त छोड़ दिया गया। नंदलाल वर्मा और हरिराम शर्मा को बिना शर्त छोड़ दिया गया और दूसरों को 6 माह की सजा दी गई। इसके बाद है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1937 को गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। शिमला में इस सत्याग्रह में पंडित पद्मदेव, कांग्रेस के प्रधान श्यामलाल खन्ना और महामंत्री शालिग्राम शर्मा, कांग्रेस के प्रधान श्यामलाल खन्ना और महामंत्री शालिग्राम शर्मा आदि प्रमुख व्यक्ति थे। पहाड़ी क्षेत्र में सत्याग्रह का नारा न भाई दो न पाई दो खूब गूंजा, जिसे बाद में पंडित पद्मदेव ने भाई दो न पाई दो के नारे में बदल दिया। उन्होंने गंज में जनसभा की और भाषण दिया। पुलिस ने पद्मदेव को पकड़कर कैथू जेल भेज दिया पद्मदेव को पकड़कर, और बाद में 18 मास की सजा देकर उन्हें लुधियाना और गुजरात की जेलों में बंदी बनाकर रखा गया। नवंबर 1940 में कांगड़ा क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह के संचालन के लिए एक समिति बनाई गई। इस समिति में ठाकुर हजारा सिंह, पंडित परसराम तथा ब्रह्मानंद मुख्य थे। बोला गया कांगड़ा नगर में लाला मंगतराम खन्ना प्रमुख थे। कांगड़ा नगर में लाला मंगतराम खन्ना प्रमुख थे। अन्य स्थानों में भी कई लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। अप्रैल 1941 में भाई दो ना पाई दो का नारा लोकप्रिय आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। 4 दिसंबर 1941 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। 1941 में परिणामस्वरूप सभी गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया गया। इस प्रकार आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद है धामी गोलीकांड। तो धामी गोलीकांड में बोला गया कि 16 जुलाई 1939 को धामी गोलीकांड हुआ। 13 जुलाई 1939 ईस्वी को शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल के नेता भागमल सोटा की अध्यक्षता में धामी रियासत के स्वयंसेवकों की बैठक हुई। इस बैठक में धामी प्रेम प्रचारिणी सभा पर लगाई गई पाबंदी को हटाने का अनुरोध किया गया, जिसे धामी के राणा ने मना कर दिया। 16 जुलाई 1939 को भागमल सोटा के नेतृत्व में लोग धामी के लिए रवाना हुए। भागमल सोटा को घनाहट्टी में गिरफ्तार कर लिया गया। राणा ने हलोग चौक के पास इकट्ठी जनता पर घबराकर गोली चलाने की आज्ञा दी, जिसमें 2 व्यक्ति मारे गए और कई घायल हुए। महात्मा गांधी की आज्ञा पर नेहरू ने दुन्नी चंद जो वकील थे उन्हें इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया। इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। 14 जुलाई 1942 को
कांग्रेस की कार्यकारिणी सभा ने वर्धा में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बम्बई बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। शिमला, कांगड़ा व अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में अंग्रेजों भारत छोड़ो के संबंध में जल्द से जुलूस और आंदोलन आरंभ हुए तथा भाई दो ना पाई दो, जो भाई दो ना पाई दो का नारा गांव-गांव में गूंजा। इस आंदोलन के दौरान शिमला में भागमल सोठा, पंडित हरिराम चौधरी, दीवान चंद, शालिग्राम शर्मा, नंदलाल वर्मा, तुफैल अहमद, ओम प्रकाश चोपड़ा, संतराम हरिचंद आदि आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें कड़े कारावास की सजा देकर पंजाब की जेलों में बंद कर लिया गया। शिमला में राजकुमारी अमृत कौर भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन करती रही तथा गांधी जी के कैद में बंद होने पर उनकी पत्रिका हरिजन का संपादन करती रही। गांधी जी के समर्थन में कांगड़ा के कांग्रेसी नेताओं जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी सत्याग्रह में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। इस प्रकार के आंदोलन में भाग लेने वालों में मंगत राम खन्ना, हेमराज सूद, कॉमरेड रामचंद्र परसराम, सरला वर्मा, ब्रह्मानंद और पंडित अमरनाथ प्रमुख थे। मई 1944 में बोला गया है कि महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। मई 1944 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया। सितंबर 1944 में हिमाचल में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया गया। इसके बाद है वेवल योजना। 14 मई 1945 को लंदन में भारत सचिव ML अंसारी ने पार्लियामेंट में भारत के राजनीतिक हल के लिए एक योजना की घोषणा की, जिसे इतिहास में वेवल योजना कहा जाता है। इसके अनुसार जो वायसराय लॉर्ड वेवल ने भारतीय राजनीतिक दलों को 25 जून 1945 को शिमला में बातचीत के लिए आमंत्रित किया। सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित दलों में प्रतिनिधि शिमला पहुंचे। इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मौलाना मोहम्मद कलाम आजाद तथा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खानाचार्य, कृपलानी, गोविंद वल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारामैया, शंकर राव देव, जयराम दौलतराम, रविशंकर शुक्ला, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, भोला भाई देसाई, आसिफ अली, अरुण आसिफ अली, मीराबेन आदि कांग्रेस के नेता शिमला आए इस में भाग लेने के लिए। सलाह मशवरा देने के लिए महात्मा गांधी भी शिमला आए और समर हिल में राजकुमारी अमृत कौर के निवास स्थान मनोर विला में ठहरे। 25 जून 1945 को वायसराय के निवास स्थान वायसरेगल लॉज में 21 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। इन 21 प्रतिनिधियों में मुस्लिम लीग के प्रमुख प्रतिनिधि कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। इस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने राजनीतिक समस्याओं पर तो संतोष प्रकट किया, परंतु मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक दृष्टिकोण पर उन्हें अपना असंतोष व्यक्त किया। यद्यपि यह सम्मेलन जो था कई दिनों तक चलता रहा और वायसराय ने ईमानदारी के साथ बीच बचाव भी किया। यद्यपि लोगों के हट के सामने सम्मेलन फीका पड़ गया। अंत में 14 जुलाई को वायसराय की घोषणा के साथ सम्मेलन समाप्त हो गया। उसके बाद है अंतरिम सरकार का गठन। मई 1946 को बर्तानिया से एक कैबिनेट मिशन भारतीय नेताओं से बातचीत करने भारत आया। भारतीय नेताओं वायसराय लॉर्ड वेवल कैबिनेट मिशन की बैठक इस बार भी शिमला में 5 मई से 12 मई 1946 तक होती रही। मुस्लिम लीग की हठधर्मी से इससे कोई अधिक सफलता तो नहीं मिल पाई, परंतु वायसराय लॉर्ड वेवल अंतरिम सरकार बनाने में सफल हुए और बाद में लीग वालों ने भी सरकार में सम्मिलित होने में बुद्धिमानी समझी और वायसराय से बात कर ली। अतः 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने भारत में अंतरिम सरकार बनाई और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के नेता भी इस सरकार में सम्मिलित हो गए। इसके बाद है कि महात्मा गांधी व जवाहरलाल नेहरू का ध्यान 1944 में हिमाचल प्रदेश की ओर कैसे आकर्षित हुआ? देशी रियासतों द्वारा संघ बनाए जाने की योजना से। फिर बोला कि अगस्त सितंबर 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस में इसके अध्यक्ष किसे चुना गया था? YS परमार को। जो 1946 में हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इसका अध्यक्ष YS परमार को चुना गया था। 1927 में स्थापित भारतीय राज्य कमेटी का चेयरमैन कौन था? 1927 में जो स्थापित हुई थी भारतीय राज्य कमेटी, उसका चेयरमैन कौन था? सर
हरकोट बटलर 1927 में स्थापित भारतीय राज्य कमेटी का चेयरमैन किसे चुना गया था? तो भारतीय राज्य कमेटी का चेयरमैन 1927 में सर हरकोट बटलर को चुना गया था। हिमाचल प्रदेश के एक राज्य के रूप में गठन में मुख्य भूमिका निभाने वाले वाई.एस. परमार के नेतृत्व वाली हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का गठन किस वर्ष हुआ? 1946 में। हिमाचल प्रदेश का जो धामी गोलीकांड करवाया था दिलीप सिंह राणा जो शासक थे धामी के, उन्होंने धामी गोलीकांड हुआ कब था? 16 जुलाई 1939 को। हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद का मुख्यालय कहाँ था? शिमला में। हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद ने 1948 में आपातकालीन सरकार की व्यवस्था की, जिसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शिवानंद रमोल। तो हिमालयन पहाड़ी राज्य प्रांतीय परिषद ने 1948 में अल्पकालीन सरकार की व्यवस्था की, जिसमें प्रथम अध्यक्ष थे शिवानंद रमोल। फिर बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने लोगों ने अपने शासक द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के निर्णय के विरोध समझौता आंदोलन छेड़ा था? तो सिरमौर रियासत में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने किसान सभा का अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रयास का विरोध करने के कारण पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्ण दमन किया गया? तो सिरमौर रियासत। 1939 से 45 के बीच किस राज्य के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयास का विरोध करते हुए एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना, जनता की सरकार की स्थापना की थी? तो सिरमौर राज्य पझोता। 1914-15 के बीच मंडी के मियां जोहार सिंह को रियासत के शासक ने कारावास की सजा क्यों दी थी? मंडी में गदर पार्टी की स्थापना के लिए उन्हें सजा दी गई थी। उसके बाद है 1942 में सिरमौर में पझौता आंदोलन क्यों हुआ था? अंग्रेजों की राजा द्वारा सहायता करने व जनता से भारी कर वसूलने के विरोध में। स्वाधीन जो कहलूर दल है उसका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना और अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखना। और बोला गया है कि मियाँ चूचू कौन थे? सिरमौर के स्वतंत्रता सेनानी थे, जड़ोल से थे, जड़ोल के निवासी थे। मंडी की गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य भाई हृदय राम थे। 1939 में धामी गोलीकांड हुआ था हलो कैनेडी चौक पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शिमला शाखा बनी 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा 1920 में बनी। 1947 में रामपुर का हिमाचल प्रदेश व भारत में विलय का आंदोलन चलाया गया, अन्नूलाल ने चलाया था। 25 से 28 फरवरी को हिमाचल प्रदेश का नामकरण वाली रियासतों के सम्मेलन के अध्यक्ष दुर्गामल किस रियासत के थे? तो बघाट सोलन के। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को कितने लोग शहीद हुए थे? इसमें 2 लोग। पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? चौधरी शेरजंग को पहाड़ी नेताओं का राजनीतिक गुरु माना जाता है। महात्मा गांधी के निर्देश पर नेहरू ने धामी गोलीकांड की जांच के लिए किसको भेजा था? दुन्नीचंद वकील को। 1883 से 84 में राजा अमरचंद के समय बिलासपुर में जनता ने राजा के विरुद्ध शरीर के चारों ओर घास बांधकर आग से जलने वाले अद्भुत आंदोलन का नाम क्या था? झुग्गा आंदोलन। नाक्सला डकैती के झूठे मामले में फांसी पर लटकाया गया था सुरजन सिंह को, निधान सिंह को और चग्गा घटिरनी को। जून 1914 में लाला हरदयाल ने किस संस्था की स्थापना की? गदर पार्टी की। हरदेव के किस साथी को लाहौर षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई थी? भाई हृदय राम को। स्वामी कृष्णानंद कौन था? मंडी का क्रांतिकारी हरदेव, पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम का साथी और गदर पार्टी का सदस्य। 1946 में सर्वप्रथम किसने अलग पहाड़ी राज्य की स्थापना की मांग की थी? ठाकुर हजारा सिंह ने। सिरमौर के किस आंदोलन में वैद्य सूरत सिंह का नाम जुड़ा है? पझौता आंदोलन 1942। हिमाचल प्रदेश के किस प्रमुख क्रांतिकारी को सन 1914 से 15 में मंडी में गदर पार्टी की शाखा स्थापित करने के कारण एक लंबे कारावास की सजा हुई थी? मियाँ जोहार सिंह को। 1927 में सुजानपुर ढीरा के ताल नामक स्थान पर आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में कौन स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी के रूप में आगे आया? बाबा काशीराम। किस वामपंथी हिंदी उपन्यासकार ने अपने प्रारंभिक दिनों में हिमाचल प्रदेश में क्रांतिकारियों के साथ कार्य किया था? यशपाल ने। 1914-15 में किस के बीच किसने मंडी में गदर पार्टी की पहली शाखा की स्थापना की? मियाँ जोहार सिंह और रानी खैरगढ़ी की रानी ने। 1946 में द्वितीय सिख युद्ध के बाद कांगड़ा, जसवां, दत्तारपुर के विद्रोही शासकों को अंग्रेजों ने किस स्थान पर निष्कासित किया था? अल्मोड़ा भेज दिया था इन्हें। और हिमाचल प्रदेश के किस नेता को राजभक्त न होने के संदेह में सिरमौर राज्य से निष्कासित कर दिया गया था? वाई.एस. परमार को। 1946 में पहाड़ी रियासतों के राज्यों के निर्माण की सबसे पहली मांग किसने की थी? ठाकुर हजारा सिंह ने। राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने के कारण भज्जी रियासत के किस राणा को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था? भज्जी के राणा रुद्रपाल को अंग्रेजों ने
अपदस्थ कर दिया था। कांग्रेस समिति का 1927 में राजनीतिक सम्मेलन, जिसने बाबा काशी राम जैसे नेताओं को प्रमुखता प्रदान की थी, किस स्थान पर होता? ताल हमीरपुर में। किस देशी रियासत ने 1947 में आज़ादी के बाद भारत के में विलय के लिए प्रारंभ से मना किया? बिलासपुर कहलूर ने। नूरपुर के किस सपूत ने नगाड़ा बजाकर अपने राज्य की स्वतंत्रता की 1848 में घोषणा की, जिससे उसको गिरफ्तार करके सिंगापुर भेज दिया था? वजीर राम सिंह पठानिया ने। पझोता सम्मेलन कब हुआ था? 11 जून 1942 को सिरमौर के पझोता में। 11 जून 1942 को सिरमौर के पझोता में। शिमला के नेता भागमल सोटा की अध्यक्षता में धामी रियासत स्वयं सेवकों की बैठक कब हुई थी? 13 जुलाई 1939 को। वर्ष 1914-15 में मंडी षड्यंत्र से जो संबंधित नहीं था, मंडी षड्यंत्र से, वो था शोभाराम। इसके अलावा मियाँ जोहार सिंह, हरदेव, मथुरादास, ये संबंधित थे। फिर है गदर आंदोलन के किस नेता को लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्युदंड की सजा दी गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया? हृदय राम। आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन है? राम सिंह ठाकुर। कदम कदम बढ़ाए जा के नेता कौन है? राम सिंह ठाकुर। गरली के किस बोला गया है कि गरली के किस सूद ट्रेडर ने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की, जिसका एजेंडा क्रांतिकारी था? दीनानाथ आंधी ने। गरली के दीनानाथ आंधी थे जो सूद ट्रेडर ने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की, जिसका एजेंडा क्रांतिकारी था। गरली के किस सूद ट्रेडर ने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की, जिसका एजेंडा क्रांतिकारी था? दीनानाथ आंधी ने। गरली के किस सूद ट्रेडर ने शिमला में बाल भारत सभा की स्थापना की, जिसका एजेंडा क्या था? क्रांतिकारी था। दीनानाथ आंधी ने। दीनानाथ आंधी गरली के थे, उन्होंने बाल भारत सभा की स्थापना की थी। और इसके बाद है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी शेरजंग, माठाराम, दीपराम और सुनहरी देवी संबंधित है? तो ये सुनहरी देवी, माठाराम और चौधरी शेरजंग, माठाराम, दीपराम, सुनहरी देवी, ये सब संबंधित है सिरमौर से। किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? बाबा काशीराम। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने फरवरी 1948 में सुकेत सत्याग्रह आरंभ किया। राजा लक्ष्मण सेन ने भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो सुकेत सत्याग्रह इसलिए आरंभ किया गया था क्योंकि जो सुकेत के राजा थे लक्ष्मण सेन, उन्होंने भारतीय संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए सुकेत सत्याग्रह 1948 में आरंभ किया गया। भाई दो न पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था भाई दो न पाई। पहाड़ी रियासतों के हिमाचल प्रदेश में विलीनीकरण के मसले पर फरवरी 1948 में सोलन में आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दुर्गा सिंह ने की थी, राजा दुर्गा सिंह ने। राजा दुर्गा सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद दिया गया है कि 1914-15 में प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? मियाँ जोहार सिंह ने 1914-15 में प्रसिद्ध मंडी षड्यंत्र का नेतृत्व किया था, मियाँ जोहार सिंह ने। अल्पकालीन सरकार 1948 में प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? शिवानंद रमोल। जो अल्पकालीन सरकार थी 1948 में, उसके नेता कौन थे? शिवानंद रमोल। निम्नलिखित में से कौन पझोता आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो वाई.एस. परमार पझोता आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा सूरत सिंह वैद्य, आत्माराम, शिवानंद रमोल, ये पझोता आंदोलन से संबंधित थे। कौन कौन संबंधित थे? सूरत सिंह वैद्य, आत्माराम और शिवानंद रमोल संबंधित थे। फिर बोला गया है 1914-15 में हुआ मंडी षड्यंत्र किससे प्रभावित था? गदर पार्टी से प्रभावित था। फिर बोला है कि हिमाचल प्रदेश में वह स्थान कौन सा है जहां एक महान क्रांतिकारी ने 40 वर्ष तक देश निर्वासन के भीषण कष्ट झेलने के बाद अपने अंतिम दिन गुजारे और भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के 5 घंटे बाद ही वह अपना देह त्याग दिया? तो डलहौजी में किया था इसे। और ये कौन था क्रांतिकारी? सरदार अजीत सिंह। तो हिमाचल प्रदेश का क्रांतिकारी था सरदार अजीत सिंह। सरदार अजीत सिंह था हिमाचल प्रदेश का क्रांतिकारी, सरदार अजीत सिंह। और उन्होंने 40 वर्ष तक निर्वासन के भीषण कष्ट झेले। सरदार अजीत सिंह ने निर्वासन के भीषण कष्ट झेले और बाद में अंतिम दिनों में जो अपने डलहौजी जेल में गुजारे और स्वतंत्रता की घोषणा के 5 घंटे बाद ही इन्होंने अपना देह त्याग दिया। इसके बाद है शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया था? राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किया था। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी पूर्णानंद। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद थे। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के प्रथम अध्यक्ष स्वामी पूर्णानंद थे। 1911 में दिल्ली दरबार में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो
क्योंथल के बलबीर सेन नहीं थे, क्योंथल से विजय सेन थे। इसके अलावा भगत चंद जुब्बल से थे, भूरी सिंह चंबा से थे, अमर प्रकाश सिरमौर से थे। भगत चंद जुब्बल से, भूरी सिंह चंबा से थे, अमर प्रकाश सिरमौर से थे, और क्योंथल से कौन थे? विजय सेन थे। 1946 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने पहाड़ी राज्य के निर्माण की बात की थी? 1946 में ठाकुर हजारा सिंह ने पहाड़ी राज्य की स्थापना की बात की थी। उसके बाद बोला गया है कि आईएनए के नियमन में से कौन संबंधित है? आईएनए से कौन संबंधित है? बख्शी प्रताप सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी से बख्शी प्रताप सिंह संबंधित है। बख्शी प्रताप सिंह आईएनए से संबंधित है। आज़ाद हिंद फौज की मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली में लाल किले पर फांसी हुई थी? 1944 में। आज़ाद हिंद फौज के मेजर दुर्गामल को किस वर्ष दिल्ली में लाल किले पर फांसी हुई थी? 1944 में। आज़ाद हिंद फौज के दुर्गामल थे जो मेजर दुर्गामल, उनको किस वर्ष दिल्ली में लाल किले पर फांसी हुई थी? 1944 में। 1944 में मेजर दुर्गामल को दिल्ली में लाल किले पर फांसी हुई। फिर बोला ठियोग रियासत की पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 को बनी थी। इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सूरतराम प्रकाश। फिर बोला है सन 1942 में सिरमौर राज्य में किसान सभा द्वारा एक विद्रोही सरकार का गठन क्यों किया गया था? तो रियासत के शासक द्वारा अंग्रेजों के युद्ध प्रयत्न में सहायता करने के कारण 1942 में सिरमौर राज्य में किसान सभा का द्वारा एक विद्रोही सरकार का गठन किया गया था, क्योंकि रियासत के शासक अंग्रेजों के युद्ध में प्रयत्न में सहायता